स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। यस सर। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास कैपेसिटर कर रहे थे। कैपेसिटर में हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़ रहे थे वो ये था कि अगर हमको ऐसा कनेक्शन दे रखा है, जहाँ से छूटा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में डिराइव कर रहे थे कि अगर बीच में ऐसा कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको हम C1 C2 C3 C4 बोल रहे हैं। इसको अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल ऑफ ए माइनस वी ए माइनस वी बी जो जीरो आया था, कब आया था? कंडीशन निकाले थे, वी ए और वी बी दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है, और वो कंडीशन ये आया था कि C1/C2 यानी कि ये दोनों कैपेसिटर का रेशियो इक्वल टू C3/C4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर देते तो C1/C3 इक्वल टू C2/C4। यानी कि यहाँ से अगर देखें तो C1/C2 का रेशियो और C3/C4 का रेशियो अगर बराबर हो, या फिर C1/C3 का रेशियो और C2/C4 का रेशियो बराबर हो, तो इस दोनों पॉइंट यानी कि ए और बी का पोटेंशियल जो है सेम हो जा रहा है। ठीक है, अगर सेम हो जा रहा है तो अगर हम यहाँ पे कोई एक कैपेसिटर मान लेते हैं C5 ज्वाइन करें, तो इसके थ्रू दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो यानी कि इसमें से जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा वो जीरो चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा। यानी कि हम इस सर्किट के इस वाले पोर्शन को हम रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब कंडीशन हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4 या फिर C1/C3 इक्वल टू C2/C4। ठीक है, इन दोनों में से अगर रेशियो कोई भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, तो हम ये जो बीच में सर्किट है हमारा, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि ये सर्किट को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, यानी कि हम बीच में का जो पोर्शन है उसको हम डिलीट कर दिए, उसको हम हटा दिए। यानी कि इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट है उसको हम रखे या न रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा कहीं भी सर्किट में दिखा तो हम उसको हटा देंगे। यानी कि अगर बीच में यार रेजिस्टेंस दे दे, कुछ भी दे, हमको उसको रिमूव कर देना है। और ये जो कंडीशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कंडीशन है, और ऐसा सर्किट जो कहलाता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी चीज पे अगर हम नोट करके लिख लें कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या चीज, बस वही चीज। तो इन अ सर्किट whenever condition of Wheatstone bridge is satisfied, and then remove all the electrical appliances connected between 2.7 same potential, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल पे अगर है, सेम पोटेंशियल पे है तो उनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा तो सर्किट में बस शो पीस के लिए लगा हुआ है और किसी काम का नहीं है। तो जब काम का नहीं है तो हम उसको नहीं रखेंगे। ठीक है,
उसको हटा देंगे। ये जो है हमारा कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, सिंपल सा दे रखा है। ये 5 कैपेसिटर्स लगे हैं, 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, और ये 2 माइक्रोफेरेड है। इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं ऐसा। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है फाइंड सी इक्विवेलेंट। सेकेंड, चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, हर प्लेट पे चार्ज कितना होगा और सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ये हमको निकाल के बताना है। जल्दी से निकालो। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? बोलो। यहाँ पे क्या व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर हम इसको C1 बोलते हैं, इसको C2, इसको C3 और इसको C4, यहाँ से हमको दिख रहा है C1/C4 = C3/C4 है। तो ऐसे में हम इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, ऐसा। ये भी है 1, ये 3, 1 3। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ? इन दोनों का मिलके 9/4। C1, और क्या लिखते हैं जब सीरीज में रहता है, C1C2 बाई 6/4। C1 + C2। इन दोनों का भी मिल के हो जाएगा 6/4। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो सी इक्विवेलेंट हमारा आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 6/4 यानी 3/2। 9 कैसे आएगा? बाकी लोग का कितना आ रहा है? 6/4 ही है। ठीक है, तो ये सी इक्विवेलेंट आ गया। हम चार्ज अगर पता करेंगे तो कितना आएगा? सारे प्लेट्स पे हमको चार्ज निकालने हैं, तो जो हम हटाए हैं उस पे तो चार्ज 0 होगा, तो उसको हम लिखें या नहीं लिखें, बात बराबर है। यहाँ पे हमारा 9 वोल्ट है, अच्छा ये नहीं दिए थे। 9 वोल्ट है, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 1, ये 3। ठीक है, अगर ये सी इक्विवेलेंट इतना है तो इसमें से चार्ज कितना जा रहा होगा? बोलो। Q = C × V। जो भी सी इक्विवेलेंट आया इंटू वी कर देंगे तो यही चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं सी इक्विवेलेंट इंटू वी, जो ये आ जाएगा हमारा 27/2 माइक्रोकूलम। ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, तो ये चार्ज आधा आधा गया होगा, आधा आधा, यानी कि यहाँ पे 27/4 माइक्रोकूलम, और इधर भी 27/4 माइक्रोकूलम। अब सारा सीरीज में है तो ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे चार्जेस क्या रहेंगे? सेम। बात क्लियर है? बोलो। ठीक है, क्वेश्चन और। ठीक है,
ये है 1 माइक्रोफेरेड, ये है 3 माइक्रोफेरेड, ये फिर से है 3 माइक्रोफेरेड, और ये है अब 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और बीच में ये 4 माइक्रोफेरेड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमको सी ए बी फाइंड करना है कि ये कितना होगा। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो, और कैसे करेंगे सोचो। यहाँ पे देखे तो 1/3 जो है नॉट इक्वल टू 3/1, ये तो नहीं होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन नहीं है। कैसे करेंगे, किसी कोई आइडिया बोलो। सूरज। बोलो कोई। अच्छा, तुम लोगों को बोलने में एकदम मतलब बहुत मेहनत लगता है कि नहीं। हमको सॉल्व करना है तो हम क्या किए कि हम इसके अक्रॉस में एक बैटरी जोड़ दिए। ठीक है, जो हमारा मेथड होगा, ये मेथड 1 कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई एक बैटरी जोड़ दिए। हमारे पास ये 3 कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर्स थे। ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, और ये 1 माइक्रोफेरेड, और फाइनली ये 4 माइक्रोफेरेड। ऐसा हमको दे रखा है, हम भी यहाँ से जोड़ दिए। अगर भी जोड़े तो इस सर्किट में जो चार्ज गया होगा वो क्यू कुछ गया होगा। ठीक है, अगर क्यू गया है, यहाँ इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, तो एक रास्ते में हम बोल रहे हैं इधर से गया होगा Q1, और इधर से आया होगा Q2। और यहाँ से हमको दिख रहा है कि हम पहला इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो हम वहाँ KCL से लिख सकते हैं, KCL या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से। Q जो होगा वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, क्योंकि इस जंक्शन का बात कर रहे हैं, तो जो इनकमिंग चार्ज है वो आउटगोइंग चार्ज के सम के बराबर होगा। ये चीज हो गया। अब अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो आगे देखेंगे तो इधर ये Q1 है और ये भी Q2 है। अगर हम इस बैटरी को, यहाँ ध्यान से देखना है कि इस बैटरी का पोलरिटी हम चेंज करते हैं, तो फिलहाल इसमें करंट जो इधर Q आ रहा है, ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि जो करंट है इधर से अब बह रहा होता। ठीक है, अभी जो करंट हम इधर से माने हैं वो अब इस डायरेक्शन से बह रहा होता, यानी कि बी की तरफ, बैटरी से बी की तरफ जा रहा होता। अभी जो पोलरिटी है, यानी कि ये हाइयर है, ये लोअर है, यानी कि इधर की तरफ जा रहा है। अगर पोलरिटी चेंज कर दिए होते तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता, और हमको दोनों तरफ से दिख रहा है कि ये सर्किट जो है सिमेट्रिक है। इधर से जब ए से आए तो ऊपर 1 था माइक्रोकुलम का, माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, और नीचे 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। अगर हम उल्टा जा रहे हैं तो नीचे 1 माइक्रोफेरेड का है और ऊपर 3 का है, और आगे का सब चीज हमको सिम दिख रहा है। तो अगर हम सिमेट्री से बात करें तो इधर से अगर आया रहता तो इस वाले सर्किट में, यानी कि ऊपर 3 माइक्रोफेरेड वाले में, इधर से Q2 बह रहा होता। यानी कि अभी पोलरिटी अलग है, तब भी इसमें तो उतना ही चार्ज फ्लो कर रहा होगा, यानी कि इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो Q2 कर रहा होगा, और इसमें फ्लो कर रहा होगा वो Q1 ही कर रहा होगा। तो अगर हम बीच वाले सर्किट का बात करें, यानी कि इस वाले का बात करें, तो ये कितना चार्ज होगा। तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे इस जंक्शन पे, यानी कि इस पॉइंट को अगर P बोल देते हैं, इस
पॉइंट को Q बोल रहे हैं। तो पॉइंट P पे Q1 चार्ज आया और इधर Q2 चला गया, ठीक है। तो इधर कितना गया होगा, तो Q1 माइनस Q2, ठीक है। बात समझ आ रहा है? यानी कि इधर जो चार्ज गया होगा वो गया होगा Q1 माइनस Q2 चार्ज, ठीक है। Q1 माइनस Q2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आया Q1, इधर गया Q2, तो इधर कितना गया होगा, जो बच गया वही गया होगा, तो हम उसको बोल दे रहे हैं Q1 माइनस Q2। अब हमको सब पे चार्जेस दिख रहे हैं, यानी कैपेसिटर ये 1 माइक्रोफेरेड वाले पे Q1 चार्ज, इस 3 माइक्रो वाले पे Q2 चार्ज, ठीक है, और इस 4 वाले पे Q1 माइनस Q2 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि सारे कैपेसिटर्स पे कितने कितने चार्जेस हैं, कितना मूव कर रहा है, वो हमको मिल गया। अब इसके बाद हमको लगाना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम, मेरे पास यहाँ अननोन्स कितने हैं, हमको सी इक्विवेलेंट पता करना है, और हम जानते हैं कि अगर Q हमको पता चल गया तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी होता है। तो अगर Q का वैल्यू पता चला गया भी के टर्म्स में, तो हम सी इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Q1 Q2 फाइंड कर ले, या फिर Q डायरेक्टली मिल जाए। तो मेरा मकसद ये होगा कि Q1 और हम Q2 को फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही हमारा मेन। तो ऐसे क्वेश्चंस में अभी देखें या फिर जब रेजिस्टेंस लगा होगा तब देखें, ठीक है। कोई सा भी केस करो, बात हमारा सिमिलर होगा, यानी कि अभी जो हम मेथड फॉलो करेंगे वही चीज उस समय भी करेंगे, यानी किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो हम लगा रहे हैं किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल, ठीक है, यानी कि KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, ठीक है। किरचॉफ्स रूल मेथड, यानी कि पहला हम लोग जो देख रहे हैं मेथड, इसमें किरचॉफ्स लॉ ही लगाएंगे, और वो यहाँ से निकालेंगे कि सी इक्विवेलेंट जो होगा Q बाई वी होगा। तो मेरा मकसद है कि Q V के टर्म में पता चल जाए, V भी कैंसिल होकर कुछ वैल्यू मिलेगा, वहां से हमको सी इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने के लिए हमको लूप का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हम एक लूप ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। लूप नंबर हमारा 1 है, यानी कि हमको इस लूप में घूमना है, यानी कि Q से, मतलब A से P, P से Q, Q से फिर A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन लूप A P Q, फिर से घूम फिर के A पे आ गए, ठीक है। तो इसमें हमको एक रिलेशन मिलेगा, फटाफट से बोलो क्या लिखेंगे हम। हेलो, यस सर। हाँ बोलो क्या लिखेंगे। हमको ए बी चाहिए ना, लिखो। हमको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से क्या दिख रहा है कि VA माइनस VB जो होगा, VA माइनस VB जो होगा वो V के बराबर होगा। क्या ये सबको दिख रहा है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम इसी टर्म्स में नहीं लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इसको हम हटा रहे हैं, अभी लूप नहीं घूमते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो फॉर ए से हम जा रहे हैं P, और P से जा रहे हैं हम B, ठीक है, यानी कि A से P, P से B, इसके लिए लिख लो। तो देखो ध्यान से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फिगर से देख के, VA, VA यानी कि यहाँ का पोटेंशियल VA, फिर यहाँ हम गए
अब इस प्लेट पे जब जा रहे हैं तो इस प्लेट पे चार्ज, यानी कि इधर से Q1 चार्ज ट्रांसफर हुआ है, स्टेडी स्टेट में Q1 चार्ज होगा, यानी इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो Q1 होगा। तो प्लेट पे अगर चार्ज Q1 है तो पोटेंशियल जो होगा वो Q बाई उसका कैपेसिटेंस यानी कि 1, यही होगा। अब यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो हम चार्ज का डायरेक्शन रखें इधर, यानी कि इस पे आया होगा हमारा प्लस, इस पे माइनस, यानी कि हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है। अब फिर यहाँ P से जब B की तरफ जा रहे हैं तो P से B की तरफ इसमें चार्ज कितना जा रहा है, तो Q2 चार्ज जा रहा है, यानी कि इस पे चार्ज आया होगा Q2, और चूंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो इस पे प्लस इस पे माइनस, यानी कि वहां लिखेंगे हम माइनस Q2/3। और कहाँ पहुंच गए, पॉइंट बी पे, तो पोटेंशियल VV। तो यहाँ से हमको दिख रहा है V इजकल टू VA माइनस VB, जो कि है Q1 - Q2/3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं। और कहीं से अगर हमको मिल जाए Q1 Q2 में रिलेशन, तो हम भी की टर्म में आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम सोच रहे हैं कि भी हमारा नोन है और Q1 Q2 अननोन है। एक इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन की तलाश में और है। तो फिर से यहाँ देखें तो हम ए से, अगर हम इधर से जाएं ए से Q, Q से B, तो हमको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ए से Q, Q से जब हम B इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो ऊपर वाले रास्ते और नीचे वाले रास्ता में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और हमको फिर से सेम इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा रास्ता चेंज करेंगे, और रास्ता क्या होगा हमारा, फॉर ए से हमको बी तो जाना ही है, लेकिन क्यू गए, क्यू से पी गए, पी से फिर बी गए। अगर ए से क्यू जाते, ठीक है, यहाँ ए से क्यू जाते और क्यू से फिर बी चले जाते, तो ये रास्ता, और ऊपर से जो जा रहे हैं ए से पी और पी से बी, तो दोनों में ज्यादा कुछ हमको डिफरेंस दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम रास्ता चेंज कर लिए। ए से क्यू गए, क्यू से पी गए, और पी से फिर बी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर ये चीज गए तो इसमें हम फिर से फ्रॉम KVL, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। तो हम VA से चल रहे हैं, तो यहाँ तो लिख लिए यहाँ का पोटेंशियल VA। अब हमारा सारा चीज लिखना है। तो यहाँ से जब जाएंगे तो इसमें चार्ज Q2 जा रहा है यहाँ पे 3, और ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फिर से प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस Q2/3। ठीक है, इसके बाद कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ Q से P की तरफ, Q से P की तरफ, तो यहाँ से ऊपर से चार्ज आ रहा है, यानी कि हम इसको हायर पोटेंशियल माने, इसको लोअर पोटेंशियल माने। अब हम जा रहे हैं इस रास्ते से Q से P की तरफ, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हायर पोटेंशियल है, इनिशियल लोअर पोटेंशियल है, और चार्ज हम Q1 - Q2 पॉजिटिव माने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोअर से हायर जा रहे हैं तो प्लस Q1 - Q2 उसका कैपेसिटेंस 4। फिर P से जब B जाएंगे तो फिर से हमको दिख रहा है -Q2/3। फिर पहुंच गए हम B पे, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, VA माइनस VB इजकल टू, जोड़ लेते हैं, तो आ जाएगा 2Q2/3 माइनस Q1/4 माइनस माइनस प्लस Q2/4। इन दोनों को अलग अलग कर ले रहे हैं। अब मेरा काम जो है सिर्फ सॉल्व करना है, रह गया है। अब तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11Q2/12 माइनस Q1/4। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, और 1 और 2 हमको क्या दिख रहा है, बराबर। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 आपस में बराबर दिख रहा है, तो Q1 और Q2 में हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2
हमको क्या दिख रहा है, Q1 माइनस Q2/3 इज इक्वल टू 11 Q2/12 माइनस Q1/4। इसको सॉल्व करो, Q1 कितना प्लस Q2/3 होगा ना? क्या, हाँ क्या बोले बोलो। सर Q1 प्लस Q2/3 होगा ना? Q1 प्लस Q2/3 फर्स्ट वाले में, अच्छा हाँ ठीक है, प्लस होगा, ठीक है। अब बस सॉल्व कर लेना है। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, Q1 प्लस Q1/4 इक्वल टू 11 Q2/12 माइनस, नीचे 12 है तो छोड़ो वैसे लिखो, Q3 सॉल्व कर लो। इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीपल डिवाइड कर सकते हैं, तो 11 - 4 यानी कि 7 Q2/12 आ रहा है, यानी कि यहाँ से गया 3 टाइम्स। यहाँ से दिख रहा है Q1 इक्वल टू 7/15 Q2। ठीक है, तो Q1 इसमें हम जो अब हमारा वीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा तो प्रोसेस लंबा जाएगा, इसमें मत सोचो कि शॉर्टकट में बन जाएगा। ठीक है, और काम हमको हमेशा यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम गए तो हमको Q1 और Q2 में एक रिलेशन मिल गया। अब हम Q1 और Q2 से Q और V के टर्म में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है Q1 प्लस Q2 जो है Q के बराबर है, यानी कि Q जो है वो Q1 प्लस Q2 है। तो यहाँ से अगर हम Q1 का वैल्यू रख दें तो 7/15 Q2 प्लस Q2 इक्वल टू Q। तो यहाँ से Q2 का वैल्यू जो आ गया वो हमको मिल जाएगा 22 यानी कि 15/22 Q। तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/22, क्योंकि दोनों का सम ही है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको Q1 Q2 का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, और जो टोटल Q, तो Q के टर्म में ही आ जाएगा फिर तो। अब भी का हमको निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि VA माइनस VB Q के टर्म में, तो यहाँ से आ रहा है Q1 प्लस Q2/3। तो Q1 Q2 Q के टर्म में पता चल गया, तो यहाँ से हम V का वैल्यू Q के टर्म में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो कि V इक्वल टू है Q1 प्लस Q2/3। ठीक है, दोनों का वैल्यू हमको पता है, तो रख लिए 7/22 Q प्लस 5/22 Q, यानी कि आ जाएगा 12/22 Q इक्वल टू V। ये चीजें आ रहा है, और हम जानते हैं कि सिंस V इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू Q होता है, तो यहाँ से हमको C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, 12/22 यानी कि 6/11 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यहाँ पे ना तो हमको सीरीज दिख रहा है, ठीक है, इस सर्किट में ना तो हमको सीरीज दिख रहा है, ना ही पैरेलल दिख रहा है, ना ही वीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। ऐसा तीनों में से यानी जो जो चीजें हम लोग पढ़े हैं, यानी कि इसको सिंप्लीफाई हम करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ऐसा सारी सीरीज हमको मिल रहा है, ऐसा सर्किट मिल रहा है, तो हमको पहला मेथड जो हम यूज कर रहे हैं वो है कि किरचॉफ्स रूल लॉ। किरचॉफ्स रूल यानी कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले कर लिए, फिर किरचॉफ्स रूल लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, इसमें और कुछ हम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इसको अगर हमको इस मेथड से करना है तो डायरेक्टली सॉल्व करना है, और इसमें मेहनत है, बिना कलम चलाए इस क्वेश्चन को नहीं करा जा सकता।
ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत है तो एक बार देख लो, पूछ लो। बोलो। अच्छा, ठीक नहीं, उल्टा लिख दिए यहाँ सर पे, ध्यान उल्टा। देना। हाँ हाँ, ये सी इक्विवेलेंट इक्वल टू ये आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 22/12, यानी कि 11/6। ठीक, सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। और नहीं सर, ठीक। हो गया। हेलो। यस सर। ठीक है, सेकंड मेथड देखते हैं करने का, नोडल मेथड। ठीक है, नोड एनालिसिस करना होता है इसमें। इसमें भी लगेगा केवीएल, ऐसा नहीं है कि केवीएल नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सर्किट फिर से बना रहे हैं और कुछ नहीं है फिलहाल। ऐसा हम बैटरी से जोड़ दिए, इसका पोटेंशियल भी है। अब एनालिसिस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं पता है, तो हम भी डिफाइन करेंगे। हम क्या करें कि इस बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल भी है, तो हम इधर की तरफ जीरो मान लेते हैं, यानी कि यहाँ भी क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। इसके डिफरेंस भी है, यानी कि यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ भी कितना होगा, वी होगा। ठीक है, यानी कि हम नोडल एनालिसिस यानी नोड्स मानते हुए हम पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हैं, और कुछ इसमें करना नहीं होता। तो एक तरफ हम जीरो मान लिए, दूसरी तरफ भी मान लिए, तो यहाँ पे जीरो है। अब ये दोनों पॉइंट्स हमको पता नहीं है, तो हम इस पॉइंट का मान लेते हैं कि पोटेंशियल एक्स है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल वाई है। ये हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पी और ये क्यू। ठीक है, अब चार्जेस हम मान ले रहे हैं कि 1331 चार्जेस हम मान ले रहे हैं कि इसमें जो है Q1 था तो Q1 ही है, इसमें Q2 था, और इसमें जो हम मान ले रहे हैं Q3 मान लो। ठीक है, इधर Q3, फिर इधर जा रहा है Q2, इसमें फिर से Q1। चार्ज हम लोग फिर से वही चीज डिस्ट्रीब्यूशन माने हैं जो पिछले में माने थे, यानी कि इस पे चार्ज Q1 है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे सारे के क्रॉस सर्किट में घूम घूम के वही चार्जेस के बारे में लिखना है। जैसे कि अगर हम इस सर्किट में मानते हैं, यहाँ पे
इस वाले को हम कंसिडर करते हैं, इन सिर्फ 3 प्लेट्स को। ठीक है, इन 3 प्लेट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये 3 प्लेट। तो इस पे चार्ज होगा, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज और इस पे चार्ज, सब पे जो चार्जेस हैं, ठीक है, उन सब का सम जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली तीनों प्लेट्स पे चार्ज 0 थे, तो फाइनली भी 0 होने चाहिए। इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज अगर हमको रखना है तो उन तीनों पे जो चार्जेस होंगे वो 0 होंगे। और ऐसे भी नोड से हम कह सकते थे कि यहाँ से ये जो चार्ज Q1 आ रहा है वो Q2 और Q3 के बराबर होगा। ठीक है, और साइन के साथ देखें तो यहाँ प्लस Q1 होगा और इस पे माइनस Q1 होगा, तो माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सब 0 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Q1 माइनस कर लेते हैं, प्लस Q2 प्लस Q3 जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब हम एक्स वाई ये सब के टर्म में Q1 लिखेंगे। तो Q1 चार्ज दिख रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V और X। तो हम क्या लिखेंगे, V माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस इनटू उसका कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस 1 है। ठीक है, प्लस Q2, तो Q2 हमारा यहाँ है, एक तरफ इसका पोटेंशियल 0 है और दूसरी तरफ x है, तो ये क्या होगा, तो x माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 3 है, प्लस Q3 लिखना चाहते हैं, इसका कैपेसिटेंस 4 था। ठीक है, ये प्लस वाला प्लेट हम माने हैं, तो प्लस वाला प्लेट माने हैं तो इस दोनों के बीच में यानी कि x हायर पोटेंशियल माने हैं हम, तो x माइनस वाई इंटू 4, ये होगा 0। यहाँ से हमको एक्स वाई और वी में एक रिलेशन पता चलेगा, और कितना आ रहा है, माइनस भी प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 4x माइनस 4y इजकल टू 0, यानी कि 7x माइनस 4y इजकल टू v, क्वेश्चन 1। ठीक है, 8x हाँ 8x हाँ ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ऐसे ही फिर से हमको x और y दोनों वेरिएबल है, भी को हम एज्यूम कर रखे हैं, x y हमको फिर से पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो x y पता करने के लिए फिर से अब क्या करें, तो हम कोई सा भी एक लूप घूम लेंगे जिसमें x और y दोनों आता हो। तो हमको दिख रहा है कि अगर इन लूप, ठीक है, a से b जा रहे हैं, b से फिर p जा नहीं, a से q आ रहा है रास्ते में ना, a से ये q था, तो a से q, q से p, a से q, q से p, फिर से a। ठीक है, तो यहाँ से हमको सर्किट में देख लो ध्यान से, a से कहाँ जा रहे हैं, q, ये हमारा पॉइंट है q, q से फिर x, p, p से फिर घूम फिर के a पे। तो हमको इसमें लिखना है, तो घूम फिर के आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना है। तो सबसे पहले अगर a से q जा रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो v माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं तो हमको यहाँ चार्ज के टर्म में नहीं लिखना है, तो v माइनस वाई होगा। ठीक है, अच्छा ये घूम फिर के आ रहे हैं, तो इधर से Q2 गया है, इधर से Q3, इधर से Q1, तो सब घूम फिर के अगर हम लिखेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो इसके क्रॉस में अगर हम लिखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ से Q2 गया है और यहाँ से Q1 गया है, लेकिन अगर हम एक गोले में घूम लें तो यहाँ पे जो चार्ज Q आया था उतना ही चार्ज पूरा घूमा होगा। तो तुम जिसके टर्म में लिखना चाहते हो उसके टर्म में लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, और उसमें वो करंट ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया? किसमें, वो जो बीच में कैपेसिटर है ना Q3। हाँ Q3 नीचे, हम मान लिए
मान लिए कि Q1 जो है ज़्यादा है, Q2 कम है। ऐसे अगर देखोगे तो पिछले वाले केस में हम सॉल्व करें ना, हाँ, Q2 क्या आ रहा है, ज़्यादा, Q1 कम, लेकिन हम माने क्या है, Q1 को ज़्यादा माने हैं, Q2 को कम माने हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, Q1 माइनस Q2 करेंगे, ये जो वैल्यू आया हमारा Q1 माइनस Q2 करेंगे तो क्या निगेटिव में आ जा रहा है, बोलो। यस सर। निगेटिव में आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम जो डायरेक्शन माने हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसमें यस हम सर। लोग नोडल ले रहे थे तो इसको लूप में नहीं है घूम। ठीक है, नोट्स, एक और नोट देखते हैं और उससे करते हैं, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ऊपर वाले प्लेट्स पे जैसे जैसे चार्ज कंजर्व रहेगा, तो अगर हम यहाँ पे नीचे वाले प्लेट्स को एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये तीनों प्लेट्स को, तो क्या इस पे चार्ज कंजर्व रहेगा, इस पे भी रहेगा, तो चार्ज विल कंजर्व्ड ऑन लोअर प्लेट्स, ठीक है, एज इन फिगर। ठीक है, फिगर में जैसा हमसे घेरा लगाए हैं उन तीनों प्लेट्स का बात कर रहे हैं। देखो, तो इस पे हम चार्ज रखेंगे तो प्लस Q2, इस पे माइनस Q2, इस पे जो आएगा इस पे हम प्लस माने हैं तो नीचे वाले पे माइनस Q3, और इधर प्लस Q1। तो यहाँ से भी अब हमको दिख रहा है, तो Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इजकल टू 0 दिख रहा है, यानी कि तीनों का सम जो है 0 है। अब हमको Q1 Q2 Q3 लिखना है, तो इस डायरेक्शन में Q2 लिखें तो Q2 हम मान रहे हैं कि इधर से हाइयर है, तो V माइनस वाई इंटू उसका कैपेसिटेंस माइनस Q2 क्या होगा, हम इधर लिख रहे हैं, हम ऊपर वाले को प्लस माने हैं, नीचे वाले को माइनस माने हैं, यानी कि x माइनस वाई लिखेंगे, x माइनस वाई इंटू 4 माइनस Q3 लिखना है, उल्टा लिख दिए क्या, अच्छा पहले Q1 लिखना था। ठीक है, ये जो है Q2 है और ये Q3 है, Q1 अभी लिखेंगे, Q1 आ रहा है क्या चीज, तो यहाँ से y माइनस 0 इंटू 1। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये तीनों का सम 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन एक्स वाई में और मिलेगा, क्या मिल रहा है, -v3y माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0 मिल रहा है, 8y माइनस 4x इक्वल टू v। ठीक है, फिर 1 और 2 से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो फ्रॉम 4y इक्वल टू 8y माइनस 4x, तो ऐसे एक्स वाई बराबर आ जा रहा है, सर 3y नहीं होगा, 3v नहीं होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे 3 होगा, इधर 3 आ जाएगा। तो भी है तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर सकते हैं अब, सही है। v इक्वल टू इतना है तो उसमें हम 3 से मल्टीपल कर लिए, तो ये 8y माइनस 4x कितना ही आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करते रहो, तो ये कितना आ जाएगा, 24 4 28x इक्वल टू 12 8 20y, सही है, x इक्वल टू 5, 5 4 जा 7y, नहीं आ रहा है,
तो अगर हम फिर y का वैल्यू पता करें तो y इक्वल टू है हमारा 3v माइनस 4x, यानी कि 4 इंटू 5/, इतना बात समझ में आया x और y तक? हम क्या किए हैं कि बस नोडल एनालिसिस से पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड कर दिए। नोडल एनालिसिस क्या होता है कि बैटरी के क्रॉस में अपना पोटेंशियल मानते जाओ, लिख दो। पोटेंशियल लिखने के बाद हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वहाँ पे एक्स वाई पता करने के बाद एक्स और वाई हम पता कर लिए, यानी कि एक इक्वेशन ला दिए। अब उसको v की टर्म्स में हमको पता कर लेना है। तो हम कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन टू ही दिख रहा है, इसलिए यही ले रहे हैं। टू में अगर रखेंगे तो क्या दिख रहा है, 8y माइनस 4x, यानी कि 5/7y इक्वल टू 3v। यहाँ से हमको y मिल जाएगा 20, 21/, 36 भी यही आ रहा है क्या, 9, 12, 4, 3, 3/4v। तो x आ जाएगा, यही आ रहा है कि और कुछ आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। 28v ठीक है। 8 7 से यहाँ पे 56 माइनस 20, 36/7 रहता तो 21/36, यानी कि अच्छा 7 आएगा ना, मैं 9 कर लिया। 12/7। हाँ ठीक है, ये 7 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, दिया जाएगा हमारा 7/12। तो ये कितना हो जाएगा, 5/12। ठीक, लेकिन हमारा अभी भी जो हमको फाइंड करना है वो अभी भी नहीं मिला। यानी कि क्या फाइंड करना था हमको, सी इक्विवेलेंट। तो फिर से हमको वही चीज पता करना है कि सी इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा Q/V, और Q क्या है, तो Q1 प्लस Q2 है। तो अगर हम Q1 और Q2 अब पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि Q1 और Q2 अब हम आराम से फिगर से पता कर सकते हैं, क्योंकि X का पोटेंशियल पता चल गया है, Y का पोटेंशियल पता चल गया है। तो हम फिर से एक बार फिगर लिख के सॉल्व कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, ये ऐसा दे रखा है, इधर से Q1 माने हैं, इधर से Q2 माने हैं। इसका पोटेंशियल V है, और ये x यानी कि 5/12 भी है, और यहाँ पे y यानी कि 7/12 भी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, तो Q1 लिखना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इधर लिख रहे हैं Q1, जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ से ध्यान से देखो। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, यानी कि V माइनस 5/12V इंटू 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा, यानी कि 7V/12 माइक्रो कूलम। और वैसे ही अगर Q2 फाइंड करेंगे तो Q2 V की टर्म में हमारा कितना आ जा रहा है, यहाँ से बोलो। V माइनस 7/12V इंटू 3, यही आएगा, यानी कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस, यानी कि 12 माइनस 7, यानी कि 15/12V। तो Q1 प्लस Q2 अगर लिखेंगे तो आ जा रहा है 15/7 22/12V। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो 22/12।
12 भी डिवाइडेड बाई भी, यानी कि 11/6 माइक्रोफैरड। पिछले से भी शायद इतना ही आंसर आया। ठीक है, ये एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है और ये टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं है कि भी जल्दी आ जाएगा। तो फिलहाल के जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है वैसे में ये मेंस में जल्दी नहीं पूछता है, मेंस में जल्दी नहीं पूछता है क्योंकि इतना टाइम कौन लगाएगा, लेकिन बोर्ड में आता है तो इसलिए बताना जरूरी था। ठीक है, और रेजिस्टेंस का रहेगा तो रेजिस्टेंस का भी सेम प्रोसेस होगा, लेकिन रेजिस्टेंस वाले केस में मेथड 2 नहीं होगा। सिर्फ कौन सा मेथड होगा, तो मेथड 1 होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग ऐसा प्लेट्स को अलग मानकर चार्ज कंजर्व नहीं करा सकते। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ये प्लेट और ये प्लेट तीनों आइसोलेटेड है। अगर आइसोलेटेड था यानी कि इन पे जो भी चार्जेस आए होंगे इंडक्शन के कारण आए होंगे, यानी कि आपस में ही ये ट्रांसफर करा होगा, यानी एक प्लेट से दूसरे प्लेट ऐसे ही तीनों में घुमा होगा। तो इसलिए हम लोग बोल लिए कि इस पे चार्ज जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, और इस कारण से हम लोग सेकंड मेथड इसमें यूज कर पाए। लेकिन रेजिस्टेंस अगर हमारा दिया देगा ऐसे सिचुएशन में तो हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है, इसमें किसी कोई दिक्कत दोनों मेथड में किसी में, और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार देखोगे आ जाएगा। तो उस चीज को मेहनत उसमें करना पड़ेगा, अफसोस की बात है लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा दे रखा है कि इन दोनों का पोटेंशियल E1 E2 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है B। फाइंड VA माइनस VB, ये हमको फाइंड करना है। फाइंड करो। देख रहा होगा ना क्वेश्चन सब। 4-20। बोलो कैसे करें, कोई आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर ना, बोलो। देखो सब टाइप अलग है इसलिए बता ही देते हैं। क्या करेंगे कि ये E1 है और ये E2 है, ऐसा हमको दे रखा है। ठीक है, अब हमको निकालना है कि A और B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल तो नहीं निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये लोअर पोटेंशियल पे हम इधर की तरफ मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल जो है 0 है। ठीक है, इस B नोड का जो पोटेंशियल है वो 0 है। इधर जा रहे हैं तो ये हमको बैटरी मिल रहा है, ये लोअर पोटेंशियल का और ये हायर पोटेंशियल पे। तो हायर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा, इसलिए इसका हम पोटेंशियल ले रहे हैं कि ये E2 है।
ये E2 है तो ये भी पोटेंशियल जो होगा E2 ही होगा। इधर की तरफ आते हैं तो जीरो जो है ये हायर वाला है, ये लोअर पोटेंशियल, यानी कि जीरो जो है इसमें हायर होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस कितना का होना चाहिए, E1 का। तो इधर क्या होगा, E1 होगा लेकिन निगेटिव में, क्योंकि हम ये लोअर पोटेंशियल है और ये वाला हायर पोटेंशियल है, और जीरो इस केस में हायर होना चाहिए और डिफरेंस E1 होना चाहिए, तो इधर -E1। अब ये चीज तो ये भी -E1। अब हम यहाँ का पोटेंशियल भी मान लेते हैं, ए का पोटेंशियल को हम क्या मान लिए, v, और ये जीरो है। तो अगर हम फिगर से देखें तो ये और कुछ नहीं, v-0 आएगा, यानी कि हमको v फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हमारा पर्पस है कि v कितना होगा वो पता करके बता देना है। तो ऐसा दिया हुआ है, तो हम क्या किए कि इन सब कैपेसिटर को ध्यान से देखें, उसके बाद अगर हम इन ऐसा एक तीनों कैपेसिटर को कंसिडर कर लिए तो हमको दिखा कि इस तीनों कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज जीरो था, तो फाइनली भी चार्ज जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, यानी कि इन तीनों कैपेसिटर्स पे जितने भी चार्ज होंगे वो सबका सम जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम इस पे चार्ज बोल रहे हैं Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है और इस पे चार्ज Q3 है, तो तीनों पे चार्ज जीरो होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल होना चाहिए, जो कि जीरो के बराबर होना चाहिए फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन। यानी कि प्लेट्स पे चार्ज पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, यानी कि फ्रॉम कंजर्वेशन। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो अब हमारा काम है कि ये सब चीज़ को फाइंड करना। ठीक है, तो अगर हम इस Q1 सबको पॉजिटिव ही मान लेते हैं, हमको नहीं पता है कि कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो हम सब पे क्या मान लिए कि जो प्लेट्स हम देख रहे हैं इन सब पे पॉजिटिव वाला ही है। तो पॉजिटिव अगर हम इस पे माने हैं, यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि ये भी जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे, तो Q1 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V माइनस माइनस E1, यानी कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस इनटू C1 प्लस Q2 लिख रहे हैं, तो Q2 जब लिखना है तो हम इसको हायर माने, तो V -0 इंटू C2। ठीक है, अब Q3 लिख रहे हैं तो V को ही हम हायर माने हैं, तो प्लस V माइनस E2 इंटू C3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमको एक इक्वेशन मिल गया और अननोन कितना दिख रहा है, एक ही। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर सामने होगा। तो लिख लेते हैं V(C1) प्लस E1(C1) प्लस V(C2) प्लस V(C3) प्लस माइनस -E2C3। ठीक है, साइन चेक कर लेना, कहीं गलती हो रहा हो तो बता दो। प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू -E1C1। तो V आ जाएगा हमारा E2C3 माइनस E1C1 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमको मिलता है तो हमको ये चीज़ यूज करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो अगर हम फंस जाएं कि जहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है कि वो सीरीज है या पैरेलल है, तो उसको सॉल्व करने का ये एक तरीका है, या तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो तो अल्टीमेट तरीका है, नहीं जहाँ कुछ भी नहीं लगे वहाँ पे उसको लगा लो। जहाँ हर जगह फंस गए, अब कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है, तो हम वो चीज़ यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर है तो इसमें नोडल एनालिसिस कर सकते हैं, यानी नोडल एनालिसिस करने का मतलब होता है कि कहीं भी पोटेंशियल जीरो मान लिए और उस हिसाब से हम पूरे
जंक्शंस पे, नोड्स पे पोटेंशियल डिफाइन कर लिए, उसके बाद ऐसा कुछ खोजते हैं जिससे हमारे रिलेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें विदाउट प्रैक्टिस हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हम 10 क्वेश्चन नहीं बनाए ऐसे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि अभी तो याद रहेगा कि इस क्वेश्चन में ऐसा करे हैं, लेकिन हो सकता है कि नया टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, तब भगवान भरोसे। चलो, और एक चीज, जैसे अगर बुक्स देखोगे तो उसमें सिमेट्रिक सर्किट, ये सर्किट, वो सर्किट, सारा चीज सॉल्व कराया हुआ रहता है। तो हम वो जो चीजें हैं, सब चीज रजिस्टर के लिए में जैसा होता है वैसा ही इसमें होता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे सॉल्व करेंगे कि सिमेट्रिक सर्किट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर क्यूब दे दिया, क्यूबिक टाइप का, और सब पे रेजिस्टेंस कैपेसिटर दे दिया, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सारी चीजें हम लोग रेजिस्टेंस वाले केस में ही सॉल्व करेंगे, वहीं देखेंगे। ठीक है, अब है एक इस टाइप का क्वेश्चन देता है, शायद हम लोग ऐसा करे थे, पता नहीं ये किए थे क्या ऐसा। हेलो, हो गया। हो गया सही है। हो गया है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये था कि अगर हम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर हम इसके ऐसा बैटरी पोटेंशियल V से कनेक्ट कर दिए तो चार्जेस ऑन प्लेट्स क्या होगा। ठीक है, ये चीज नहीं हुआ था, सिर्फ हम लोग C इक्विवेलेंट शायद फाइंड किए थे। तब से तो चार्ज ही निकाल निकाल के थक चुके हैं, इसमें भी वही काम करना है और क्या। चार्जेस ऑन ईच प्लेट निकालना है, हर एक प्लेट पे कितना चार्ज होगा। पीछे जो यूज करे थे वो यूज कर लो कि C इक्विवेलेंट कितना आया था, कि फिर से क्यों सॉल्व करें। C इक्विवेलेंट कितना आया था याद है क्या किसी को, कॉपी देख के बोलो। 3C भी 3C 3C by 5। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, पहले से जो सॉल्व करें उससे हमको ये चीज आ गया। तो अब हम इसमें चार्जेस हर प्लेट पे कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। एक तो हमारा मेथड है कि इसको हम इक्विवेलेंट निकाल चुके थे, तो वहां पे हम आराम से कर लेते। अब ऐसे हमको पता है कि ये C इक्विवेलेंट इतना है और ऐसा सर्किट दिख रहा है, तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ C इक्विवेलेंट है, तो अगर हम बोले कि यहाँ से चार्ज Q ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो Q कितना होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी कि 3CV/5 होगा। इसमें किसी कोई दिक्कत, क्योंकि इसका जितना भी C इक्विवेलेंट होगा, ये V है, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी कि 3CV/5। चलो, अब हम ये देख रहे हैं, तो फिर से हम बोल रहे हैं कि इधर का पोटेंशियल 0, तो इधर का पोटेंशियल V। ठीक है, तो V है तो इसका भी पोटेंशियल जो होगा वो V होगा, और इस प्लेट का पोटेंशियल 0 होगा। इतना चीज हो गया, अब क्या करें बोल। हमको Q पता है, ये चीज पता है, तो यहाँ से देखो ध्यान से कि इधर से Q गया है, यानी कि इस प्लेट से Q चार्ज निकला है, यानी कि इस प्लेट पे टोटल चार्ज -Q होना चाहिए। और हम जानते हैं कि बाहर में 0 होगा तो अंदर में -Q चार्ज, क्योंकि इससे हम Q चार्ज निकाल के इधर जा रहे हैं, तो इस पे -Q, तो इधर वाले अंदर इधर साइड में +Q आया होगा। ठीक है, अब देखें तो इसका पोटेंशियल V है, यानी कि इस पे टोटल चार्ज Q रहना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ कितना होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। तो हम इधर मान लेते हैं कि X होगा, तो इधर क्या होगा, Q माइनस X, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए इस पे Q। अब इस पे X है तो कैपेसिटर होने के लिए यहाँ पे -X होना चाहिए।
अब हमको दिख रहा है इस वाले प्लेट पे टोटल चार्ज Q माइनस एक्स है, तो ये इससे कनेक्टेड है, यानी कि इस पे इसका निगेटिव होना चाहिए ताकि ये दोनों मिलके न्यूट्रल रहे, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था और चार्ज इन्हीं दोनों के बीच में ही ट्रांसफर हो रखा है। तो इधर हम बाहर की तरफ जानते हैं कैपेसिटर में कि चार्ज 0 होता है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ दिख रहा है Q माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस Q प्लस एक्स, ताकि इन दोनों का सम 0 हो जाए। ठीक है, अभी जो भी चीज कर रहे हैं ध्यान से सुनना है और समझना है, कितना कुछ लिखाया नहीं जा सकता है। तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा फिर से Q माइनस एक्स, क्योंकि इसका निगेटिव। अब इस पे पहले से चार्ज 0, ना ही कहीं से चार्ज आया, जो भी आया इंडक्शन की वजह से आया, तो इस पे इधर की तरफ इसका निगेटिव होगा, यानी कि माइनस Q प्लस एक्स। देखो तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हमको इसका पोटेंशियल बोल दे रहे हैं V1, तो इसका इस प्लेट का अगर पोटेंशियल V1 है तो ये प्लेट इससे कनेक्टेड है, तो फाइनली ये भी V1 ही होगा, और इसका पोटेंशियल बोल दे रहे हैं V2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल यानी V1 माइनस 0, यानी कि V1 जो आएगा वो क्या आएगा, तो Q बाई C आएगा। Q कितना है, तो 3C/5, यानी कि आ जाएगा 3V/5। ठीक है, यानी कि इन दोनों का बीच का पोटेंशियल V1 पता चल गया। तो ये हम तो आराम से पता कर सकते हैं, V और V1 3V/5, तो ये आ जाएगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल आ जाएगा हमारा 2V/5। ठीक है, अगर ये 2V/5 है तो x का वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको 2V/5, क्योंकि V1 पता चल गया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर होता है C इंटू V, यानी कि ये आ जाएगा 2CV/5। ठीक है, अगर ये 2CV/5, तो ये चार्जेस हम लोग आराम से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, CV/5। अब इस पे चार्ज CV/5, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि V माइनस V2 जो होगा इंटू C जो होगा, ये V/5 के बराबर होगा, यानी V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4V/5। ठीक है, और V2 पता चल गया, तो ये फिर से हम लिख सकते हैं, क्योंकि V1 हमको पहले से पता है, V2 भी पता है, तो ये आ जाएगा हमारा V/5। सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, सारे पे x वैल्यू पता चल गया, तो सारे प्लेट्स पे चार्ज पता चल गया। तो ये एक अलग मेथड है, बुक्स में दिया रहता है, तो इस चीज को ध्यान से देखना है कि C इक्विवेलेंट Q पता है तो हम ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मेथड है। मेथड क्या है कि इसमें हमको ध्यान से देखना होता है कि किस पे कितना चार्ज आएगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि जितना कुछ पढ़े हैं अभी तक उन सब का थोड़ा बहुत समरी है, यानी कि कह सकते हो कि इस चीज में अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख गए, तो हम बाकी जितने भी जो सर्किट में आ रहे हैं उसमें तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा कुछ फर्क इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे देते हैं इसी पे, होमवर्क के लिए ट्राई करना है कितना चार्ज आ रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि दे रखा है, इसको इससे कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे A है, ये B है, इसको ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है V से। सब पे चार्ज कितना होगा, ठीक है, सारे प्लेट्स पे चार्ज कितना होगा ये हमको पता करना है। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक जो है कैपेसिटर का बच गया है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी कि अगर हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, कैसे क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही चीज़ करेंगे। तो एक बार जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग कैपेसिटर शुरू होने से पहले पढ़े थे उसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में करना है। ठीक है,
क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ कैसे वेरी करता है, ठीक है। और जो हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे वो सब कैसे आता है, उन सब चीज़ को एक बार देख लेना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे। किसी भी दो पैरेलल प्लेट्स है उसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो कैसे कैपेसिटेंस चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा, पोटेंशियल दोनों के बीच में चेंज होगा। इन सब चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और मस्ट प्रोबेबली एक डेढ़ लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा कैपेसिटर, उसके बाद करंट शुरू करेंगे। तो मॉड्यूल को कंप्लीट करो और शायद नेक्स्ट टेस्ट है तो उसमें तुम लोग का सिलेबस पता चल गया है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इस चीज़ को कर लेना है। रोटेशन है और शायद कैपेसिटेंस है, तो रोटेशन भी बढ़िया ही है और कैपेसिटेंस तो समझ में आ ही रहा है। तो इजी ही होगा पेपर, है कि नहीं? अनुज, यस रिवीजन हो गया है? चल रहा है। अदर्स? सब चल रहा है। रोटेशन सीखने की। यहाँ यस सर। कर लिए हो? कैपेसिटर कैपेसिटेंस तो अभी चल ही रहा है, रोटेशन का रिवीजन कर रहे हैं सर। पहले का भी करते रहो। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।